हेलो फ्रेंड्स, वंस अगेन वेलकम बैक। आज की इस वीडियो में हम HSC 101 यानी कि इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी साइंस के क्वेश्चन पेपर को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि आपके एग्जाम में किस तरह के क्वेश्चन पूछे गए थे। ठीक है, ये इसका पेपर कोड क्या है तो HSC 101 है और पेपर क्या है तो पेपर है आपका इंट्रोडक्शन टू कम्युनिटी साइंस यानी कि विषय है आपका यानी सब्जेक्ट है आपका होम साइंस। होम साइंस का ये फर्स्ट पेपर है और इसका पेपर कोड क्या है तो HSC 101। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं फिर और देख लेते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन आए थे और किस क्वेश्चन का क्या आंसर होगा। आपको भी एक आइडिया लग जाएगा कि आपने कितने क्वेश्चन को सही मार्क किया है और कितने को गलत मार्क करके आए हो। ठीक है, तो चलो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं, स्टार्ट करते हैं। और वीडियो को लाइक शेयर करते रहना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लेना। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन है गृह विज्ञान है। गृह विज्ञान है, देखो ये प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछा गया था, सेम टू सेम एज इट इज़ क्वेश्चन को उठा लिया है। गृह विज्ञान है तो गृह विज्ञान पहला ऑप्शन है एक कला है, दूसरा ऑप्शन है एक विज्ञान है, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका जो सी आंसर है ए और बी दोनों कला एवं विज्ञान दोनों है। गृह विज्ञान क्या है तो कला एवं विज्ञान दोनों है, तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पहले का सी करेक्ट हो जाएगा। और दूसरे में देख लेते हैं, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है कि गृह विज्ञान के प्रमुख क्षेत्र हैं। देखो इस बार नंबर्स में पूछा है, पिछली बार क्षेत्र को ही दे दिया था। ठीक है, ऑप्शन में क्षेत्र को ही दे दिया था, इस बार नंबर्स में पूछ लिया है। तो गृह विज्ञान के अगर प्रमुख क्षेत्रों की बात करें, ठीक है, मुख्य क्षेत्रों की बात करें तो वो 5 हैं। कितने हैं? 5 हैं, यानी कि इसमें आपका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। अब वो कौन कौन से क्षेत्र हैं, कौन कौन से क्षेत्र हैं तो आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा कि इसमें आपके 5 क्षेत्र आते हैं, मुख्य 5 क्षेत्र हैं। गृह विज्ञान में 5 क्षेत्रों के बारे में पढ़ा जाता है। ठीक है, 5 क्षेत्रों के में आपका गृह विज्ञान डिवाइड है और उसी में वहीं गृह विज्ञान में उसी को पढ़ा जाता है। जैसे पहला आपका है बाल विकास, ठीक है, CD चाइल्ड डेवलपमेंट। दूसरा ले सकते हो एक्सटेंशन एजुकेशन यानी कि प्रसार शिक्षा। तीसरा आपका आहार एवं पोषण, ठीक है, और चौथा आपका हो जाएगा वस्त्र विज्ञान। वस्त्र विज्ञान मतलब क्लॉथिंग एंड टेक्सटाइल। और पांचवा आपका हो जाएगा होम मैनेजमेंट यानी कि गृह प्रबंध। तो ये कुल 5 क्षेत्र हैं जो गृह विज्ञान में पढ़े जाते हैं। और देखो तीसरा क्वेश्चन है राष्ट्रीय पोषण संस्थान का मुख्यालय है। सेम टू सेम क्वेश्चन पिछली बार का, ये पिछली बार भी ये भी क्वेश्चन पूछा गया था। ये तीनों ही क्वेश्चन PYQs के हैं, प्रीवियस ईयर के हैं। प्रीवियस ईयर में सेम टू सेम यही क्वेश्चन पूछा था, लेकिन बस इसमें क्या किया था कि उसमें पूछा था कि निन का मुख्यालय कहाँ है, निन का NIN का मुख्यालय कहाँ है। इस बार उसका हिंदी फुल फॉर्म दे दिया है, हिंदी विस्तृत रूप दे दिया है। कह रहा है कि निन का फुल फॉर्म क्या होता है तो नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन, देखो यहाँ पे दिया है कि नेशनल इंस्टीट्यूट, रुको थोड़ा सा, यहाँ पे दिया है, देखो यहाँ पे हेडक्वार्टर ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ न्यूट्रिशन यानी कि राष्ट्रीय पोषण संस्थान यानी कि निन का मुख्यालय कहाँ है तो इसका मुख्यालय हैदराबाद में है। कहाँ है? हैदराबाद में। पुणे में नहीं है, नई दिल्ली में नहीं है, लखनऊ में भी नहीं है। इसका मुख्यालय कहाँ है तो हैदराबाद में है। ठीक है, तो आपका तीसरे का बी सही हो जाएगा। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से ही पूछा गया है, प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आया था, इस बार भी सेम टू सेम वैसे ही क्वेश्चन उठा लिया है। अब है चौथा क्वेश्चन है कि असंगत चुने। ठीक है, असंगत चुने यानी कि ऑड क्या है इसमें, असंगत क्या है तो इसमें आपका पहला ऑप्शन दिया है सी गोपालन, दूसरा ऑप्शन है जी सुबु लक्ष्मी और सी ऑप्शन है बी श्री लक्ष्मी और डी है SK डे। तो मैं इसमें बता देना चाहती हूँ कि ये इसमें से, ठीक है, इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है सी गोपालन, ये भी क्या है तो ये एक होम साइंस के पोषण विशेषज्ञ हैं। क्या है तो पोषण विशेषज्ञ हैं और इनका जन्म हुआ था 19 नवंबर 1918 को 1918 को 29 नवंबर 1918 को इनका तमिलनाडु के सलेम पूरम में इनका जन्म हुआ था। इनके बारे में और भी डिटेल्ड में पढ़ेंगे। अगर आपको पढ़ना होगा तो आप वीडियो के वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोलना,
मैं जितने भी आपके पोषण विशेषज्ञ हैं या होम साइंस से रिलेटेड जितने भी विशेषज्ञ हैं उनके बारे में एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दूंगी। सबका छोटा छोटा इंट्रोडक्शन दे दिया जाएगा, इम्पॉर्टेंट इंट्रोडक्शन दिया जाएगा जहाँ से आपको क्वेश्चन पूछा जाता है, या मैं कभी करवा दूंगी। ठीक है, तो ये आप लोग के एग्ज़ाम सिलेबस में नया जुड़ा है, ये पहले ऐसे नहीं था। पहले इन विद्वानों के बारे में पढ़ना नहीं था, इस बार दिया है कि इनका होम साइंस में क्या योगदान है। तो देखो वहाँ से क्वेश्चन भी उठाया हुआ है कि असंगत को चुने, तो सी गोपालन और जी सुब्बुलक्ष्मी और एस के डे, ये तीनों होम साइंस के विशेषज्ञ हैं। क्या है? तो होम साइंस के विशेषज्ञ हैं, इनका अपना अपना एक क्षेत्र है। एस के डे जो हैं वो रूरल डेवलपमेंट यानी कि ग्रामीण विकास के क्षेत्र में इन्होंने अपना योगदान दिया है। सी गोपालन पोषण के क्षेत्र में, और जी सुब्बुलक्ष्मी इन्होंने भी पोषण के क्षेत्र में अपना योगदान होम साइंस में दिया हुआ है। तो आपका ये जो सी ऑप्शन है, ये थोड़ा नहीं, सी ऑप्शन आपका इसमें असंगत है, यानी कि सी ऑप्शन बी लक्ष्मी कोई नहीं है, ये ऐसे ही ऑप्शन में दे दिया है। तो ये सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। सी गोपालन, सुब्बुलक्ष्मी और एस के डे ये तीनों होम साइंस से रिलेटेड हैं, और बी श्रीलक्ष्मी ये होम साइंस से रिलेटेड नहीं है। तो आपका सी ऑप्शन चौथे का तीसरा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चौथे का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब देख लेते हैं पांचों क्वेश्चन कह रहा है कि डैश डैश को भारत में सामुदायिक विकास को आरंभ करने वाले व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। तो मैंने अभी बताया कि एस के डे ने सामुदायिक विकास को शुरू किया था। वैसे भारत सरकार ने शुरू किया था, लेकिन जो इसकी अवधारणा है, जो इसका कॉन्सेप्ट है, वो किसने तैयार किया था? तो एस के डे ने। तो यहाँ पे आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। ये इन्होंने कॉन्सेप्ट दिया, और इसी कॉन्सेप्ट को फॉलो करने का, कह सकते हैं कि रिलीज़ करने का या विकसित करने का कार्य भारत सरकार ने किया। तो इसमें सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा कि डैश डैश भारत में सामुदायिक विकास को आरंभ करने वाले व्यक्ति के रूप में याद किया जाता है। तो वो है एस के डे। ठीक है, तो अब देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। छठवां क्वेश्चन है, गृह विज्ञान में गृह का अर्थ है। गृह विज्ञान में गृह का अर्थ है, तो पहला ऑप्शन है ईंट का घर बनाना, दूसरा ऑप्शन है परिवार, तीसरा ऑप्शन है लकड़ी का गृह, और चौथा ऑप्शन है संगमरमर का गृह। तो इसमें आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा, परिवार। गृह विज्ञान में गृह का अर्थ है परिवार, ना कि ईंट का बना घर, लकड़ी का गृह और संगमरमर का गृह, ऐसा कुछ भी नहीं है। आपका जो बी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। गृह विज्ञान में गृह का अर्थ परिवार से लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि परिवार का ही विकास करने का गृह विज्ञान में कार्य किया जाता है। तो अब अगला क्वेश्चन है, संतुलित आहार के लिए कौन आवश्यक नहीं है? संतुलित आहार के लिए कौन आवश्यक नहीं? इतना इजी क्वेश्चन पेपर आता है कि अगर आप लोग थोड़ा सा पढ़ लो तो ये क्वेश्चन पेपर यूं ही सॉल्व हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन पेपर आता, प्रीवियस ईयर में भी इजी क्वेश्चन पेपर पूछा था, इस बार तो और भी इजी आया है। ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर से कुछ क्वेश्चन उठा लिए हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो आप थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो आपको पता चल जाएगा उसका आंसर। ठीक है, थोड़ा सा पढ़े रहोगे तो पता चल जाएगा। ठीक है, अब देख लेते हैं सातवां क्वेश्चन कह रहा है कि संतुलित आहार के लिए कौन आवश्यक नहीं है? संतुलित आहार के लिए कौन आवश्यक नहीं है? मैं थोड़ा सा यहाँ पे जूम कर देती हूँ, आपको दिखेगा, देखो। ठीक है, हिंदी वर्जन, चलो दोनों ही लेके चलते हैं, क्योंकि कुछ इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे भी हैं, अगर उनका पेपर नहीं हुआ होगा तो उनको भी हेल्प करेगा ये। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, सातवां क्वेश्चन है, संतुलित आहार के लिए कौन आवश्यक नहीं है? तो ये क्वेश्चन ऐसे ही ईजी है, तुम कॉमन सेंस लगा के इसको कर सकते हो कि फल और सब्जियां ये तो ज़रूरी हैं, सलाद भी ज़रूरी है, दाल भी ज़रूरी है, चाय क्या है? चाय जरूरी नहीं है, आवश्यक नहीं है। किसमें? संतुलित आहार में। चाय कोई संतुलित आहार नहीं है, तो डी ऑप्शन आपका इसमें क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अब आठवां क्वेश्चन है, भोज्य पदार्थ जो हम खाते हैं निर्भर करता है, किस पे निर्भर करता है? जो भी भोज्य पदार्थ हम लेते हैं वो किस पर निर्भर करता है? तो पोषणीय आवश्यकता, भोज्य पदार्थ की उपलब्धता, भौगोलिक क्षेत्र और उपरोक्त सभी। तो आपका इसमें भी डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो भोज्य पदार्थ हैं जो हम खाते हैं वो किस पर निर्भर रहता है? तो पोषणीय आवश्यकता पे। क्यों खाते हैं भोजन? तो उससे कुछ न्यूट्रिशन मिलता है जो हमारे बॉडी को बिल्ड करने का,
एनर्जी देने का और हमें प्रोटेक्ट करने का कार्य करता है। तो इसके वजह से हम लोग क्या करते हैं, इस निर्भरता की वजह से हम लोग भोजन को लेते हैं, ग्रहण करते हैं। और भोज्य पदार्थों की उपलब्धता, ठीक है, और भौगोलिक क्षेत्र भी बहुत हद तक क्या करता है, तो भोज्य पदार्थ भौगोलिक क्षेत्रों पे भी प्रभावित, मतलब कह सकते हैं कि निर्भर रहते हैं, ठीक है। अब जैसे सेब है तो हमारे यहाँ नहीं हो सकता, वो कश्मीर में ही होगा। और कह सकते हैं कि मैंगो जो है वो हमारे यहाँ होगा, कश्मीर में नहीं होगा। तो ये कुछ भौगोलिक क्षेत्र हैं जो भोज्य पदार्थों को प्रभावित करने का कार्य करते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, कौन सी भोज्य सामग्री जल्द तैयार हो जाती है? कौन सी भोज्य सामग्री जल्द तैयार हो जाती है? तो मेरे हिसाब से तो कह सकते हैं कि भेलपूरी ही होगा। डोसा भी मुझे लग रहा है, अंडे का सैंडविच, ठीक है, डोसा भी लग रहा है, लेकिन इसमें तुम लोग देख लेना तुमको जो सही लगे। वैसे तो मेरे हिसाब से पहला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, सैंडविच, अंडे का सैंडविच। ये फास्ट बन जाएगा ये भी, क्योंकि ये फास्ट फूड में आता है और फास्ट फूड के बारे में ही पूछा है। तो अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं, शारीरिक ऊर्जा वृद्धि व रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है। देखो सेम टू सेम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का उठा लिया है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछा गया था और इस बार भी एज इट इज़ उठा लिया है, बिल्कुल इधर शब्द भी इधर उधर नहीं है, वैसे ही क्वेश्चन को उठा लिया है। कह रहा है कि शारीरिक ऊर्जा वृद्धि व रखरखाव के लिए आवश्यक पदार्थ को कहा जाता है। तो पहला ऑप्शन है पोषक तत्व, दूसरा ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, तीसरा ऑप्शन है कैलोरी, चौथा ऑप्शन है वसा। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है पोषक तत्व, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। पोषक तत्व में आपके सारे न्यूट्रिशन आ जाएंगे, तो यहाँ पे न्यूट्रिशन को करेक्ट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, पोषक तत्व को डायरेक्ट आंसर मारो, ठीक है। क्यों, और मैंने PYQs भी कराया था तो उसमें भी सॉल्व करवाया हुआ है, जिन्होंने सॉल्व किया होगा आई होप कि उन लोगों का क्वेश्चन पेपर बहुत अच्छा गया होगा, ठीक है। तो अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, एक व्यक्ति को वसा का अधिकांश भाग प्राप्त करना चाहिए, किससे? बीफ से, यानी कि भैंस के मांस से नहीं, बीफ, हाँ बीफ आपके भैंस के मांस को बोलते हैं। और अब मुझे अभी, ठीक है, देख लेना तुम लोग, वो क्लियर कर लेना। अभी बी ऑप्शन है वनस्पति तेल से, सी ऑप्शन है वसा से, और डी ऑप्शन है दूध से। तो वनस्पति तेल से अधिकांश वसा के भाग को प्राप्त करना चाहिए, क्योंकि ये हमारे लिए लाभदायक होता है, ठीक। अगला क्वेश्चन है, ब्रेड, अनाज और चावल के अच्छे स्रोत हैं। ब्रेड, अनाज और चावल अच्छे स्रोत हैं, किसके अच्छे स्रोत हैं? तो पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा ऑप्शन है विटामिन सी, तीसरा ऑप्शन है कैल्शियम, चौथा ऑप्शन है विटामिन डी। तो इसमें जो आपका पहला ऑप्शन है कार्बोहाइड्रेट, ये करेक्ट हो जाएगा। ब्रेड, अनाज और चावल किसके अच्छे स्रोत हैं? तो कार्बोहाइड्रेट के, यानी कि इसमें सबसे ज़्यादा कह सकते हैं, या कह सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट इन्हीं सब चीज़ों में पाया जाता है। ब्रेड है, अनाज है, चावल है, ठीक है, गेहूँ है, ये सब अनाज में जितने भी आ जाते हैं सब में कार्बोहाइड्रेट भरपूर मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। तो ये पहला 12वें का ए सही हो जाएगा, 12वें का ए सही होगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, ज़्यादातर प्रयोग में आने वाला कार्बोहाइड्रेट है, तो पहला ऑप्शन है हाइड्रोकार्बन, दूसरा ऑप्शन है ग्लूकोज, तीसरा ऑप्शन है पोटेशियम, चौथा ऑप्शन है नमक। तो यहाँ पे तुम लोग थोड़ा सा अगर दिमाग होगा तो इस क्वेश्चन को कर सकते हो। देखो हाइड्रोकार्बन ये कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और पोटेशियम कोई कार्बोहाइड्रेट नहीं है, नमक कोई कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं। तो इसमें आपका बी ऑप्शन है ग्लूकोज, और ग्लूकोज आपके का कार्बोहाइड्रेट का प्रकार है, ठीक है। जब कार्बोहाइड्रेट पचता है, स्टार्च पचता है, या कोई भी कार्बोहाइड्रेट, आप कह सकते हो डाइस्टेज या सुक्रेज, ये जो भी है, माल्टोज, ये जो भी पचता है तो ग्लूकोज के फॉर्म में आता है। तो ज़्यादातर ग्लूकोज ही यूज में आता है। और देखो ऑप्शन में भी एक ही कार्बोहाइड्रेट दिया है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो तीनों दिए हैं ये कार्बोहाइड्रेट है ही नहीं, तो इसमें कंफ्यूज होने वाली कोई बात ही नहीं है। तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, इसमें करेक्ट हो जाएगा, 13वें का बी। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मनुष्य द्वारा किसका पाचन संभव नहीं है। तो हम लोगों ने पाचन में पढ़ा था कि
वसा का भी पाचन होता है, ठीक है। प्रोटीन का भी पाचन होता है, ग्लूकोज का भी पाचन होता है। प्रोटीन का पाचन कई स्टेपों में होके होता है, ठीक है। और ग्लूकोज का भी पाचन एक आध स्टेप में होता है। वसा का भी पाचन थोड़ा सा स्टेप बाय स्टेप होता है। कह सकते हैं कि कुछ एंजाइम्स हैं जो जैसे कहीं कहीं वर्क करते हैं। और इसमें जो सेल्यूलोज होता है इसका पाचन थोड़ा सा संभव नहीं होता, ठीक है। सेल्यूलोज का पाचन संभव नहीं होता, तो आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। ये रफेज के कैटेगरी में आता है। सेल्यूलोज क्या है, तो रफेज है। अब अगला क्वेश्चन है, गृह प्रबंध के उद्देश्य हैं। गृह प्रबंध के उद्देश्य हैं तो पहला ऑप्शन है परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकताओं की पूर्ति। दूसरा ऑप्शन है गृह कार्यों को कुशलतापूर्वक संपन्न करना। और तीसरा ऑप्शन है सीमित आय से अधिकतम आवश्यकताओं की पूर्ति करना। और डी ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो देखो गृह प्रबंध के ये सारे ही उद्देश्य हैं, तो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक। तो 15वें का डी ऑप्शन सही है। अब है 16वें का, मानव व्यवहार के प्रेरक तत्व हैं, यानी कि मोटिवेशनल फैक्टर हैं। हम लोगों ने इस चीज़ को पढ़ा था। मानव व्यवहार के प्रेरक तत्व हैं तो मूल्य, स्तर, लक्ष्य, ये तीनों ही मानव व्यवहार के प्रेरक तत्व हैं। यानी कि ये हमें हमारे लक्ष्यों की प्राप्ति में हमें मोटिवेशन करने का, या किसी भी काम को करने के लिए मोटिवेशन जो हमें मिलता है वो इन्हीं से मिलता है। मूल्यों से मिलता है, लक्ष्य से मिलता है और स्तर से। ये क्या करते हैं, तो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए मोटिवेट करते हैं, मोटिवेशन देते हैं, ठीक है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा तो आपको पता होगा, ठीक। अब आगे देख लेते हैं। तो इसमें आपका क्या सही हो जाएगा, तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या हो जाएगा, तो करेक्ट हो जाएगा, यानी कि 16वें का डी ऑप्शन सही है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहे हैं कि गृह व्यवस्था व्यवहारिक विज्ञान है। गृह व्यवस्था व्यवहारिक विज्ञान है, किसका कथन है, तो ग्रास एवं केंडल पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन है निकिल एवं डार्सी। तीसरा ऑप्शन है रट। चौथा ऑप्शन है कोर्टिजन। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है कोर्टिजन, ये करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। गृह व्यवस्था व्यवहारिक विज्ञान है, ये कोर्टिजन का कहना था, ठीक है। ये कोर्टिजन का कथन था, तो 17वें का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि गृह प्रबंध है। गृह प्रबंध क्या है, तो देखो ये हर बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये हर बार ही पूछ लिया जाता है। और अब तक जितने भी एग्ज़ाम हुए हैं लगभग उनमें ये हमेशा क्वेश्चन पूछा हुआ है। जब सेमेस्टर सिस्टम नहीं था तो भी ये क्वेश्चन पूछता था। देखो इस बार भी पूछा हुआ है, पिछली बार भी पूछा था। तो गृह प्रबंध है तो मानसिक प्रक्रिया, शारीरिक प्रक्रिया, तकनीक प्रक्रिया, उपरोक्त सभी नहीं। देखो गृह प्रबंध क्या है, तो मानसिक प्रक्रिया है। गृह प्रबंध क्या है, तो मानसिक प्रक्रिया है। पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। 18वें का पहला ऑप्शन। गृह प्रबंध क्या है, तो मानसिक प्रक्रिया। देखो कोई भी स्कीम बनाते हैं तो पहले हम दिमाग में बनाते हैं, तो ये एक तरह से मानसिक प्रक्रिया है। अब अगला क्वेश्चन है, परंपरागत स्तर होते हैं। परंपरागत स्तर होते हैं तो स्थिर, लोचमय, सुविधाजनक, उपरोक्त सभी। तो इसमें जो आपका जो पहला ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। परंपरागत जो स्तर होते हैं वो स्थिर होते हैं, बदले नहीं जा सकते। जैसे मान लीजिए जो परंपराओं से होता हुआ आ गया है तो अभी वो बदल नहीं सकता। हमारे समाज में क्या होता है, तो पहले का जो बन गया है वो, जैसे सुबह उठ के झाड़ू लगाना, ठीक है। हमारे समाज में क्या है, तो सुबह उठ के झाड़ू लगाना है, आप शाम को झाड़ू नहीं लगा सकते। सुबह उठ के खाना बनाना है, ये क्या है, तो हमारी ये हमारे परंपरागत स्तर हैं जो बदल नहीं सकते, जिनको बदला नहीं जा सकता। तो ये स्थिर होते हैं, ये हिलडुल नहीं सकते, कह सकते हैं। तो आपका 19वें का ए करेक्ट हो जाएगा। अब अगला क्वेश्चन है, निम्न में असंगत चुने। निम्न में असंगत चुने। देखो ये आपका गृह प्रबंध का चरण है, गृह प्रबंधन का प्रोसेस है कि इन चरणों से होके गृह प्रबंध करना चाहिए, ठीक है। पहले प्लानिंग करनी चाहिए, उसके बाद से ऑर्गेनाइजेशन करना चाहिए, उसके बाद से क्या करना चाहिए, तो कंट्रोलिंग करना चाहिए, उसके बाद से
इवैल्यूएशन करना चाहिए। ये कुछ 4 स्टेप होते हैं इसके। तो इसमें दिया है कि नियोजन, निम्न में असंगत को चुने, यानी कि ऑड को चुनना है। क्या चुनना है? तो ऑड को चुनना है। तो ऑड इसमें क्या है? तो नियोजन, नियंत्रण, कार्यात्मक, मूल्यांकन। तो इसमें आपका जो पहला ऑप्शन है और दूसरा ऑप्शन है और चौथा ऑप्शन है, ये तीनों एक दूसरे से मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये आपके गृह प्रबंध की प्रक्रिया है, गृह प्रबंध का स्टेप है। इन्हीं स्टेपों से होकर गृह प्रबंध किया जाता है, या किसी भी चीज़ को मैनेज करने का कार्य किया जाता है। मैनेजमेंट का कार्य इन्हीं प्रक्रियाओं से, इन्हीं प्रोसेस से होके गुजरता है, स्टेप बाय स्टेप। तो नियोजन, नियंत्रण और मूल्यांकन ये आपके गृह प्रबंध की प्रक्रिया है। इसमें जो आपका सी ऑप्शन है कार्यात्मक, ये इनकरेक्ट है, मतलब इससे रिलेटेड नहीं है, तो ये ही असंगत है। तो आपका सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा 20वें क्वेश्चन का सी। अब अगला क्वेश्चन है, शिशु का प्रथम विद्यालय होता है। तो ये सबको पता है, प्ले स्कूल, दूसरा ऑप्शन है प्राइमरी स्कूल, तीसरा ऑप्शन है समाज और चौथा ऑप्शन है उसका परिवार। तो प्राथमिक स्कूल या प्रथम स्कूल की बात करें तो वो है आपका उसका परिवार। उसका परिवार क्या है? तो ये प्रथम पाठशाला है, शिशु का प्रथम विद्यालय है, और यहीं से बच्चा सीखना प्रारंभ करता है। उसके बाद प्ले स्कूल में जाता है, प्राइमरी स्कूल में जाता है, फिर समाज में जाता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, विकास का चरम देखा जाता है। विकास का चरम देखा जाता है तो पूर्व विद्यालय अवस्था में, दूसरा ऑप्शन है विद्यालय अवस्था में, तीसरा ऑप्शन है किशोरावस्था में, चौथा ऑप्शन है प्रौढ़ावस्था में। तो इसमें आपका सी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। किशोरावस्था में विकास का चरम देखा जाता है, यानी कि पिक देखा जाता है। किशोरावस्था के बाद ये पिक धीरे धीरे घट के वृद्धावस्था में आ जाता है। ये शैशवावस्था से स्टार्ट होता है और पिक इसका क्या है? किशोरावस्था है। किशोरावस्था से फिर घटना स्टार्ट होता है और वृद्धावस्था तक आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अगला क्वेश्चन आप देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 कह रहा है कि कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? तो पहला ऑप्शन है वृद्धि क्रमवार होती है, वृद्धि लगातार होती है, वृद्धि मात्रात्मक होती है, वृद्धि गुणात्मक होती है। तो देखो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है ये करेक्ट हो जाएगा। वृद्धि गुणात्मक नहीं होती, वृद्धि गुणात्मक नहीं होती, विकास गुणात्मक होता है, क्योंकि इसको मापा नहीं जा सकता। आपके वृद्धि को मापा जा सकता है। वृद्धि क्रमवार होती है, पहले शैशवावस्था होता है, उसके बाद से बाल्यावस्था, उसके बाद से किशोरावस्था, उसके बाद से आपका प्रौढ़ावस्था, उसके बाद मध्यावस्था, उसके बाद वृद्धावस्था। ऐसे क्रम में स्टेप बाय स्टेप। ऐसा थोड़ी है कि शैशवावस्था नहीं होकर सीधे आदमी किशोर हो गया, नहीं, बचपन से ही धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते आदमी स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है, फिर वृद्धावस्था की अवस्था आती है। तो वही कह रहा है कि वृद्धि क्रमवार होती है। हाँ, वृद्धि क्रमवार होती है। पहले शैशवावस्था आता है, यानी कि इन्फेंसी आता है, उसके बाद से चाइल्डहुड आता है, उसके बाद से कह सकते हैं कि एडोलसेंस का स्टेज आता है, उसके बाद से एडल्टहुड आता है, उसके बाद से वृद्धावस्था आता है। ठीक है, ओल्ड एज आता है। तो ये क्रमवार होता है, वृद्धि लगातार होता है। हाँ, वृद्धि लगातार होता है और ये किशोरावस्था तक जाके रुक जाती है। और वृद्धि मात्रात्मक होती है। हाँ, वृद्धि मात्रात्मक भी होती है, क्योंकि इसको मापा जा सकता है। आपके हाइट के, आपके वेट को, इन सबको मापा जा सकता है। तो जो भी चीज़ मापी जा सकती है वो मात्रात्मक होती है। तो वृद्धि गुणात्मक नहीं होती। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। विकास गुणात्मक होता है। तो ठीक है, ये यहाँ से भी क्वेश्चन पूछा गया था कि विकास, पिछली बार विकास के बारे में पूछा था, इस बार वृद्धि के बारे में पूछ लिया है। ठीक है, अब अगला देखो सिफेलोकॉर्डल, मैंने कहा था कि इसको पढ़ के जाना, और इस बार भी देखो क्वेश्चन पूछा हुआ है। प्रीवियस ईयर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था, दिशा के सिद्धांत से पूछ रहा है कि सिफेलोकॉर्डल विकास होता है। सिफेलोकॉर्डल विकास होता है, तो मैंने बताया था कि सिफेलोकॉर्डल और प्रॉक्सिमोडिस्टल। सिफेलोकॉर्डल क्या कहता है? तो विकास सिर से पैर तक जाता है। कहाँ तक जाता है? तो सिर से पैर तक। तो सिफेलोकॉर्डल के भी बारे में ही पूछा है। और प्रॉक्सिमोडिस्टल क्या कहता है? तो केंद्र से परिधि की ओर विकास होता है, केंद्र से परिधि की ओर। तो इसमें पूछ क्या रहा है कि सिफेलोकॉर्डल जो होता है वो सिर से, देखो पहला ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। सिफेलोकॉर्डल क्या कहता है? तो विकास
सिर से प्रारंभ होकर पैर तक जाता है। कहाँ जाता है? तो सिर से प्रारंभ होकर पैर तक जाता है। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। सिफेलोकॉर्डल विकास होता है सिर से पैर तक, सिर से पैर तक। और प्रॉक्सिमोडिस्टल तो मध्य से पैर तक नहीं, केंद्र से, हाँ मध्य यानी कि केंद्र से परिधि, सेंटर टू लेग कह सकते हैं। ठीक, अब अगला है लंबाई और वजन में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं। लंबाई और वजन में होने वाले परिवर्तन कहलाते हैं वृद्धि, विकास, ए बी दोनों, और डी है चढ़ाव। तो इसमें आपका वृद्धि ऑप्शन सही हो जाएगा। जो लंबाई और वजन में परिवर्तन होता है वो वृद्धि कहलाता है। क्या कहलाता है? तो वृद्धि कहलाता है, विकास नहीं कहलाता। तो आपका 25वें का जो ए ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मानव जीवन का दूसरा चरण है। मानव देखो जो भी ह्यूमन बींग्स हैं, जो हम लोग हैं, तो हम लोगों का विकास कुछ चरणों में होकर गुजरता है। जैसे पहला चरण क्या है? तो पहला चरण आपका हो जाएगा गर्भावस्था। ठीक है, गर्भावस्था के 3 चरण होते हैं। गर्भावस्था भी 3 स्टेप में होके बटा है, डिवाइड हुआ है। पहला स्टेप आपका हो जाएगा डिम्बावस्था यानी कि जाइगोटिक स्टेज। ठीक है, डिम्बावस्था या बीजावस्था कह सकते हैं, जाइगोट जिसको बोलते हैं। उसके बाद आता है आपका भ्रूणावस्था। ठीक है, ओवम पीरियड। उसके बाद आता है फीटस स्टेज। तो ये 3 स्टेजों में बटा हुआ है और आप लोगों ने पढ़ा भी हुआ है। ठीक है, और जो क्लास वाले बच्चे हैं उन लोगों को तो मैंने पढ़ाया हुआ है। तो ये भी क्वेश्चन आपके देखो एग्जाम में पूछ लिया है। किससे? तो विकास की अवस्थाओं से, विकास के चरणों से। तो कह रहे हैं कि मानव जीवन का दूसरा चरण है। तो मानव जीवन का दूसरा चरण क्या है? तो बाल्यावस्था है। क्या है? बाल्यावस्था। बचपनावस्था को ही शैशवावस्था बोला जाता है। बस ये हरलाक की वजह से थोड़ा सा बदल गया है। इन्होंने हरलाक ने 0 से लेके 15 दिन तक यानी कि 2 हफ्ते तक क्या माना है? शैशवावस्था मान लिया है। और 15 से आपका 2 वर्ष तक बचपनावस्था मान लिया है। तो ऐसे तो बचपनावस्था देखा जाए तो 0 से 2 वर्ष तक होता है। तो दूसरा अवस्था क्या हो जाएगा? बाल्यावस्था। दूसरा अवस्था क्या है? तो बाल्यावस्था है। मानव जीवन का दूसरा चरण क्या है? तो बाल्यावस्था है। अगला क्वेश्चन है वृद्धि और विकास दोनों प्रारंभ होते हैं गर्भावस्था से। दूसरा ऑप्शन है गर्भावस्था से पूर्व, और तीसरा ऑप्शन है बाल्यावस्था से। चौथा ऑप्शन है उत्तर बाल्यावस्था से। तो ये भी सबको पता है कि वृद्धि और विकास दोनों गर्भावस्था से प्रारंभ हो जाता है। देखो इस बार गर्भावस्था दिया है, पिछली बार भी गर्भावस्था दिया था, लेकिन पहले जब होता था एग्जाम तो गर्भाधान देता था, गर्भाधान। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो ये पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। वृद्धि और विकास दोनों कब से प्रारंभ हो जाते हैं? तो गर्भावस्था से ही प्रारंभ हो जाता है। यानी कि जब बच्चा पेट में रहता है, वूम के फॉर्म, ये कह सकते हैं कि फीटस के फॉर्म में, या कह सकते हैं कि भ्रूण के फॉर्म में जो होता है, तभी से क्या होता है? तो वृद्धि और विकास दोनों स्टार्ट हो जाता है। अगला क्वेश्चन है वस्त्र महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे गर्मी व वर्षा से बचाते हैं। दूसरा ऑप्शन है शारीरिक आकर्षण व सौंदर्य को बढ़ाते हैं। तीसरा ऑप्शन है पहचान के लिए उपयोगी होते हैं, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये तो बहुत ईजी है, ऐसे भी कॉमन सेंस लगा के तुम कर सकते हो। डी ऑप्शन इसमें क्या हो जाएगा? तो करेक्ट हो जाएगा। वस्त्र महत्वपूर्ण होते हैं क्योंकि वे गर्मी और वर्षा से बचाते हैं, ये भी सत्य है। शारीरिक आकर्षण व सौंदर्य को बढ़ाते हैं, ये भी सत्य है। ठीक है, सी ऑप्शन है पहचान के लिए उपयोगी होते हैं, हाँ ये भी सत्य है, क्योंकि आप यूनिफॉर्म पहनते हो। यूनिफॉर्म क्यों पहनते हो? ताकि पता चले कि हाँ हम पढ़ने वाले स्टूडेंट हैं। तो ये क्या करता है? कपड़े हमारी पहचान भी कराते हैं। जैसे मान लीजिए कपड़े को देख के आपने पहचान लिया कि ये पुलिस है, ठीक है, ये हवलदार हैं, ये एसएसबी हैं, या ये टीचर हैं, ये इस तरह से करके। ठीक है, तो पहचान के लिए भी उपयोगी होते हैं। तो ये आपका सारा ऑप्शन सही है। इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कार्य के समय कुछ व्यक्ति द्वारा पहने जाने वाले विशिष्ट ड्रेस कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो यूनिफॉर्म कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? तो यूनिफॉर्म कहलाते हैं। कार्य क्षेत्र मतलब कार्यस्थल पे जो भी लोग, जैसे मान लो कि तुम्हारा कार्यस्थल है स्कूल, तुम वहाँ पे वर्क कर रहे हो, पढ़ाई कर रहे हो, तुम्हारा वर्क क्या है? तो पढ़ना।
तो वहाँ पे जो आप पहनते हो ड्रेस उसी को यूनिफॉर्म बोला जाता है। क्या बोला जाता है? तो यूनिफॉर्म। तो इसमें आपका बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा कि कार्यक्षेत्र के समय कुछ व्यक्तियों द्वारा पहने जाने वाले विशिष्ट ड्रेस को यूनिफॉर्म कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, परिधान के सिद्धांत हैं तो मॉडेस्टी, इमॉडेस्टी, एडारमेट सिद्धांत, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। इसको हम लोगों ने नहीं पढ़ा था, अब इसको अच्छे से अब अगले वीडियो में हम पढ़ा देंगे, बता देंगे इसको बिल्कुल आसानी से। ये थोड़ा सा ये क्वेश्चन नया है आपके क्वेश्चन पेपर में, ठीक है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, परिधान के भाग हैं, परिधान के भाग हैं यानी कि आपके कपड़े के भाग हैं। तो पहला ऑप्शन है आस्तीन, कॉलर, लैपल, ये सारे हैं क्या हैं? तो आपके परिधान के कपड़े के भाग हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे थोड़ा सा ये देखो, हाँ यहाँ पे जूम कर देती हूँ मैं। हाँ, कह रहा है कि वस्त्र में वह फोल्ड है जिसे स्थान पर सिल दिया जाता है, ठीक है। कह रहा है कि डैश डैश वस्त्र में वह फोल्ड है जिसे उसी स्थान पर सिल दिया जाता है। तो प्लीट, टक, डार्ट, उपरोक्त सभी। तो ये इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है, वस्त्रों का चयन निम्न आधार पर किया जाता है, वस्त्रों का चयन निम्न आधार पर किया जाता है। तो आय, उम्र, मौसम, उपरोक्त सभी। तो इसमें आपका जो डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। आय के हिसाब से, उम्र के हिसाब से और मौसम के हिसाब, तीनों के हिसाब से वस्त्रों का चयन किया जाता है, ठीक है। ऐसा थोड़ी है कि हम गर्मी के सीजन में वो ऊनी वस्त्र पहन लेंगे, नहीं। तो मौसम को भी देखा जाता है, उम्र को भी देखा जा सकता है, देखा जाता है। मान लो छोटे बच्चे हैं तो बूढ़े बच्चों का तो कपड़ा पहनेंगे नहीं, तो उम्र के हिसाब से भी, ठीक है। और आय के हिसाब से, मोस्ट इंपॉर्टेंट, जितनी हमारी इनकम है हम उसके हिसाब से कपड़े लेते हैं। तो ये तीनों ही क्या है? करेक्ट है। अब अगला क्वेश्चन है 34, प्रसार शिक्षा की विशेषता है, प्रसार शिक्षा की विशेषता है ये। तो प्रसार शिक्षा हम लोगों ने पढ़ा हुआ था, यह एक अनौपचारिक शिक्षा है। दूसरा ऑप्शन है स्कूल के बाहर की शिक्षा है। तीसरा ऑप्शन है ज्ञान के प्रयोग पर आधारित है। हाँ, ये सही है। इसमें आपका देखो, इसमें आपका कह रहा है कि प्रसार शिक्षा की विशेषता है, प्रसार शिक्षा की विशेषता क्या है? तो ये एक अनौपचारिक शिक्षा है। दूसरा ऑप्शन है स्कूल से बाहर की शिक्षा है। तीसरा ऑप्शन है ज्ञान के प्रयोग पर आधारित है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये उपरोक्त सभी आपका यानी कि डी ऑप्शन सही हो जाएगा। प्रसार शिक्षा की ये सारी विशेषताएं हैं। यह एक अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है, क्योंकि ये स्कूल से बाहर दी जाती है, ये किसी संस्था के द्वारा नहीं दी जाती, इसलिए ये अनौपचारिक शिक्षा है, ठीक है। अनौपचारिक शिक्षा किसे कहते हैं? फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन किसे कहते हैं? तो फॉर्मल एजुकेशन वो है जो अभी आप ले रहे हो, अभी आप अभी एग्ज़ाम दोगे, ठीक है। फॉर्मल एजुकेशन का सिलेबस वगैरह, एग्ज़ाम पैटर्न सब फिक्स होता है, आप उसी के हिसाब से चलोगे। और इस जो इनफॉर्मल एजुकेशन होता है वो भी इसी की जैसे होता है, लेकिन उसमें कुछ भी फिक्स नहीं होता, आप अपनी आवश्यकताओं के हिसाब से उसमें एजुकेशन लेते हो, ठीक है। तो इसमें आपका डी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रसार शब्द की उत्पत्ति हुई है तो अंग्रेजी शब्द से, लैटिन शब्द से, ग्रीक शब्द से, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो लैटिन भाषा के, ठीक है, एक्सटेंसियो से प्रसार शब्द यानी कि एक्सटेंशन की उत्पत्ति हुई है। तो कह सकते हैं कि प्रसार शब्द की उत्पत्ति लैटिन भाषा यानी कि लैटिन शब्द से हुई है। लैटिन शब्द वो कौन सा है? तो एक्सटेंशन के लिए एक्सटेंसियो है, एक्स प्लस टेंसियो क्या है? तो एक्स प्लस टेंसियो से हुआ है। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे देख लेते हैं अगला क्वेश्चन 36 कह रहा है कि प्रसार शिक्षा के पिता कौन है? प्रसार शिक्षा के पिता कौन है? तो जेपी लिगन्स, ओपी दहामा, सी ऑप्शन है सुपेच, चौथा ऑप्शन है डॉक्टर रंजीत। तो देखो, जेपी लिगन्स प्रसार शिक्षा के क्या है? तो पिता है। जेपी लिगन्स क्या है? तो प्रसार शिक्षा के पिता है। जेपी लिगन्स प्रसार शिक्षा के पिता हैं, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ऐसे अगर पूछा जाए जेपी लिगन्स के, ठीक है, प्रसार शिक्षा के पिता के बारे में पूछा जाए तो जेपी लिगन्स हैं। प्रसार शिक्षा के पिता कौन है? तो जेपी लिगन्स है।
अब अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये रोटेट हो गया है, ठीक है, तो तुम लोग को थोड़ी सी परेशानी होगी, लेकिन देख लो क्वेश्चन पेपर को। अब अगला क्वेश्चन है मैं थोड़ा सा जूम कर देती हूँ, आपको दिखेगा। ठीक है, अब इसमें देख लो, पहला क्वेश्चन है, कह रहा है कि कम्युनिकेशन यानी कि संचार शब्द की उत्पत्ति हुई है। कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है, किस शब्द से हुई है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। अब वो शब्द कौन सा है? तो कम्युनिकेट, दूसरा ऑप्शन है कॉमन, तीसरा ऑप्शन है कम्यून और चौथा ऑप्शन है कम्युनिस्ट। तो आपका जो ये चौथा ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। कम्युनिस्ट से ही कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। कम्युनिस्ट से ही क्या हुई है? तो कम्युनिकेशन शब्द की उत्पत्ति हुई है। ये किस भाषा का शब्द है? तो लैटिन भाषा का शब्द है। अगला क्वेश्चन है, प्रसार के पहलू हैं तो प्रसार कार्य, प्रसार सेवा, सामुदायिक विकास, उपरोक्त सभी। तो ये आपका डी ऑप्शन इसमें भी करेक्ट हो जाएगा, उपरोक्त सभी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, संचार क्या है? तो संचार एक तरफा प्रक्रिया है। संचार क्या है? तो एक तरफा प्रक्रिया है। और दूसरा ऑप्शन है द्विपक्षीय प्रक्रिया है, यानी कि 2 वे प्रोसेस है। तीसरा ऑप्शन है सामुदायिक प्रक्रिया है और चौथा ऑप्शन है सामाजिक प्रक्रिया है। तो आपका इसमें बी ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। संचार यानी कि कम्युनिकेशन 2 वे प्रोसेस है। क्या है? द्विपक्षीय प्रक्रिया है, यानी कि इसमें विचारों का आदान प्रदान 2 व्यक्तियों के बीच में होता है। उसके विचारों को हम ग्रहण करते हैं और वो हमारे विचारों को ग्रहण करने का कार्य करता है। इसी को कम्युनिकेशन कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन, संचार के तत्व हैं। तो पहला ऑप्शन है आपका संचारक, सेंडर। ठीक है, सेंडर, मैं कभी इसको अच्छे से पढ़ा दूंगी। दूसरा ऑप्शन है संदेश प्लस माध्यम, यानी कि सेंडर है, उसके बाद से मैसेज है प्लस चैनल, उसके बाद से प्राप्तकर्ता है यानी कि रिसीवर, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो ये आपका जो उपरोक्त सभी है, डी ऑप्शन, ये करेक्ट हो जाएगा क्योंकि संचार की ये चारों ही तत्व हैं। ठीक है, तो आपका डी ऑप्शन इसमें करेक्ट हो जाएगा। आई होप आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो को लाइक शेयर करते रहिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और जो भी स्टूडेंट होम साइंस से प्रिपरेशन कर रहे हैं और जो भी फर्स्ट ईयर में हैं, अगर वो लोग नहीं देख पा रहे हैं तो आप लोग उनको शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, ताकि उनको भी पता चले कि उन्होंने कितने क्वेश्चन पेपर किया है और कितने मार्क्स उन्होंने गेन किया है या कितने मार्क्स आ सकते हैं। और एक तरह से ये आपका नॉलेज भी इंक्रीज़ होगा। ठीक है, तो चलो अगले वीडियो में मिलते हैं फिर। थैंक यू वेरी मच।